Hi everyone, welcome back to the platform of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So बेटा आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद द चैप्टर एंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, जिसमें हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में सीखा था. सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बॉडी के बाकी ग्लैंड्स के बारे में, एक एक करके स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द थायराइड ग्लैंड फर्स्ट. पहला ग्लैंड उठा रहे हैं अपन, थायराइड ग्लैंड. ठीक है, जब भी किसी ग्लैंड की बात करेंगे तो सबसे पहले ये बताओ कि वो बॉडी में रखा कहाँ पे है. ठीक है, तो बेटा ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे ट्रैकिया के बगल बगल में रखा होता है. ये जो हमारा यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है लैरिंक्स, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपने देखा होगा. ये जो अपना वॉइस बॉक्स है लैरिंक्स, उसके नीचे से ट्रैकिया शुरू होती है, यहाँ पे रखा हुआ है. ट्रैकिया के स्टार्ट होते ही साइड साइड में थायराइड ग्लैंड. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इट इज प्रेजेंट अराउंड ट्रैकिया. अराउंड ट्रैकिया, ट्रैकिया के अराउंड प्रेजेंट है बेटा. ठीक है, अब ये जो आप व्यू देख रहे हो ना एनसीईआरटी के डायग्राम का, दिस इज वेंट्रल व्यू. ये आप आगे का व्यू देख रहे हो बेटा, वेंट्रल व्यू है. ठीक है, वेंट्रल व्यू, फ्रंट व्यू देख रहे हो. ठीक है, आगे से. तो जब आगे से आपने इस डायग्राम को देखा तो आपको क्या क्या दिख रहा है, ये देखो. आपको दिख रहा है कि जो थायराइड ग्लैंड है इसका दो लोब बना हुआ है और बीच में कुछ टिश्यू से जुड़ा हुआ है. तो बेटा इसीलिए मैंने कह दिया कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके दो लोब्स हैं. और तुमको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये बटरफ्लाई के शेप का दिख रहा है. ये शेप बटरफ्लाई की नहीं लग रही. इसीलिए थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको दो बातें पता चल जाती है. थायराइड ग्लैंड बेटा एक तो बटरफ्लाई शेप है, बटरफ्लाई शेप्ड है. और बटरफ्लाई की, तितली के कितने पंख होते हैं? दो ना. तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है, थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के अराउंड प्रेजेंट है. ट्रैकिया के अराउंड उसके दो प्रॉपर लोब्स, बटरफ्लाई के विंग्स रखे हुए हैं. इसकी शेप बटरफ्लाई जैसी है. और ये जो बीच वाला एरिया है बेटा, इसको हम कहते हैं इस्थमस. क्या कहते हैं? इस्थमस. जब भी क्लास लेंगे साथ में एनसीईआरटी लेके बैठेंगे और ये सारी चीज एनसीईआरटी में ही मेंशन करते जाएंगे डायग्राम्स की, क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको पता है. एनसीईआरटी के डायग्राम्स उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में. ठीक है, तो जो दो लोब्स आपस में जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हैं? इस्थमस से. तो बाइलोब्ड है प्लस बीच में क्या है बेटा? इस्थमस, जिससे दोनों लोब्स जुड़े हुए हैं. और क्योंकि बेटा ये वेंट्रल व्यू है, फ्रंट व्यू है, आगे का व्यू है, बैक साइड का नहीं, इसीलिए तुम ये भी कह सकते हो कि इस्थमस किधर प्रेजेंट है? आगे साइड प्रेजेंट है, पीछे साइड नहीं. ट्रैकिया के आगे से दोनों लोब्स जुड़े हुए हैं. इस्थमस इज प्रेजेंट बेटा वेंट्रली, वेंट्रली प्रेजेंट है. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको. ये तो हो गई बेसिक बातें कि थायराइड ग्लैंड कहां पे रखा है बॉडी में, उसका शेप कैसा है, उसके लोब्स कितने हैं. ठीक है, अब आते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड के टिश्यू के अंदर है क्या. उसके लिए एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और देखो अच्छे से समझना. अपन क्या कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड का एक छोटा सा सेक्शन काट के बना रहे हैं. ठीक है, छोटा सा सेक्शन बना लिया. जब हमने सेक्शन बनाया बेटा तो हमने देखा कि इसके अंदर कुछ फूल जैसे स्ट्रक्चर हैं. फूल जैसे स्ट्रक्चर है जिसको तुम फॉलिकल बुलाते हो. क्योंकि ये फॉलिकल थायराइड ग्लैंड के लिए के हैं, उसको क्या कहोगे? थायराइड फॉलिकल कह दो बेटा. दीज आर थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स. और तुमको अच्छे से याद होगा एनिमल टिश्यू में तुमने थायराइड फॉलिकल की टिश्यू याद की थी कि कौन सी टिश्यू में तुमने एग्जाम्पल किया था थायराइड फॉलिकल का. तुम्हारे लिए होमवर्क है. जो तो तुम्हें याद है तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, और नहीं याद है तो एनिमल टिश्यू के नोट्स खोलिए, उसमें देखिए कि कौन से टिश्यू में आपने सिंपल कॉलमनार, सिंपल क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, कौन सी वाली टिश्यू में आपने थायराइड फॉलिकल की एग्जाम्पल लिखी थी. तो वो यहाँ पे आ जाएगी आपका लिंक्ड क्वेश्चन 2 चैप्टर का. ठीक है, अब ये थायराइड फॉलिकल्स हमने बना दिए. इन थायराइड फॉलिकल्स के अलावा भी कुछ सेल्स होती हैं बेटा इसके अंदर. थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ और भी सेल्स होती हैं और इन सेल्स का नाम है बेटा सी सेल्स. इन सेल्स का नाम है सी सेल्स. सी सेल्स का ही दूसरा नाम है बेटा पैराफॉलिक्यूलर सेल्स. क्या नाम है? पैराफॉलिक्यूलर सेल्स. पहले तो कंफ्यूज मत करना, पैरा वर्ड लगा दिया तो पैराथायरॉइड से इसको लिंक नहीं करना है. थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स के अलावा कुछ सेल्स हैं जिनका नाम है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, या ये कह लो फॉलिकल के बाहर जो सेल्स हैं, इसीलिए तुमने कह दिया पैराफॉलिक्यूलर, फॉलिक्यूलर के अलावा, फॉलिकल के बाहर. ठीक है,
तो थायराइड ग्लैंड में दो पार्ट्स किए तुमने, एक तो थायराइड फॉलिकल्स और उसके बाहर कुछ सेल्स है जिसको तुमने कहा पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स और फॉलिकल्स दोनों ही कहां पे प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड के अंदर। ठीक है, ये एक बात हुई। अब आते हैं बेटा, थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है तो कुछ हार्मोन्स बनाता होगा। कौन से हार्मोन्स? थायराइड हार्मोन्स। वो थायराइड हार्मोन्स कहां से आते हैं? थायराइड फॉलिकल्स से आते हैं। थायराइड फॉलिकल्स क्या निकालता है बेटा? थायराइड हार्मोन्स निकालता है। अच्छा, थायराइड हार्मोन्स की बात बोली जाए तो तुम्हारे दिमाग में दो हार्मोन्स चलने चाहिए। एक का नाम है बेटा T3, एक का नाम है T4। सिंपल, T3 और T4 दो थायराइड हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड्स की थायराइड फॉलिकल्स से आ रहे हैं। इजी। T3 का मतलब बेटा 3 है तो ट्राई के आगे क्या लगाओगे? आयोडोथायरोनिन। आयोडोथायरोनिन, आयोडो लगाते ही पता चल गया आयोडीन की कितनी जरूरत है ये हार्मोन बनाने में, इसीलिए आयोडीन, नमक। ठीक है, अब ट्राई आयोडोथायरोनिन लगा दिया। T4 है मतलब 4 तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो ये तो हो गए दो हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। फिर से करो, याद करो क्लास में ही, थायराइड ग्लैंड की थायराइड फॉलिकल से दो थायराइड हार्मोन्स आते हैं T3 एंड T4। T3 इज ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और बेटा टेट्रा आयोडोथायरोनिन का ही दूसरा नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन दोनों को नहीं कहते, टेट्रा आयोडोथायरोनिन को कहते हैं थायरॉक्सिन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कंफ्यूज हो के इधर उधर अपोजिट नहीं करना है। तो T3 और थायरॉक्सिन यानी कि T4 मिलता है हमको फॉलिकल्स से। अब तुम सोचोगे कि फिर मैम ये सी सेल्स का क्या काम है? सी सेल्स जिनको आपने पैराफॉलिक्यूलर सेल्स बोला है वो क्या करते हैं? वो भी एक हार्मोन निकालते हैं बेटा। ध्यान से सुनो, इस पे हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है और कंफ्यूजिंग बनता है। थायराइड और पैराथायराइड में अभी आपको लिंक करके बताऊंगी, तो ध्यान से सुनो। थायराइड ग्लैंड की फॉलिकल के बाहर ये जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स हैं जिनको तुम सी सेल्स भी कहते हो, उससे हार्मोन आता है बेटा कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन आता है। पहली बात, कैल्सीटोनिन हार्मोन क्योंकि थायराइड ग्लैंड से आ रहा है बेटा, इसलिए हमने इसको कह दिया थायरोकैल्सीटोनिन। अब थायरोकैल्सीटोनिन लिखा हो कहीं तो घबराना नहीं है कि ये कौन सा हार्मोन है, वो कैल्सीटोनिन का ही नाम है। ठीक, और कहीं पे बेटा मान लो TCT लिखा हो तो भी घबराना नहीं है, इसी को लिख दिया है TCT। या कहीं पे बेटा TCH लिखा हो तो भी घबराना नहीं है, थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन लिख दिया है। इन चारों वर्ड्स से नहीं घबराना है, ये सब एक ही चीज को कहा जा रहा है, एक ही हार्मोन को कहा जा रहा है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, कैल्सीटोनिन थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है और उसकी सी सेल्स यानी पैराफॉलिक्यूलर सेल्स से आता है। पैराफॉलिक्यूलर को गलती से भी पैराथायराइड ग्लैंड से लिंक नहीं करना है, वो थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट है। ठीक है, पहली बात। अब आते हैं इनके काम पे बेटा कि ये काम क्या करते हैं। सबसे पहले अगर तुम्हें पूछा जाए थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं या अलग से पूछा जाए थायरॉक्सिन क्या करता है, तो देखो तुम क्या क्या बताओगे। सबसे पहले बेटा जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है BMR, यानी कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है, हमारी बॉडी का हाइट वेट हेल्थ कैसा है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी में तुमको 1000 बार बताया बेटा कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी में चल रहे हैं तुम उसको बायोकेमिकल रिएक्शन बुलाते हो। उन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। तो बॉडी में जितने भी हजारों बायोकेमिकल रिएक्शन यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं उसको हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो किसी का तुमने सुना होगा मेटाबॉलिज्म तेज है, स्लो है, BMR ज्यादा है, कम है, इसका क्या मतलब? रिएक्शंस किस स्पीड पे चल रहे हैं उसके बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो सारा रेगुलेट करने का काम, उसको ठीक रखने का काम है थायराइड ग्लैंड्स का। ये पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन्स के लिए आप बोलोगे, दैट इज कि ये RBC प्रोडक्शन को बढ़ाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RBC प्रोडक्शन को बढ़ाता है बेटा कौन? थायरॉक्सिन या फिर थायराइड हार्मोन्स।
ठीक है, दोनों के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेटा इसका थोड़ा बहुत रोल हमारे ऑस्मो रेगुलेशन में भी होता है। एनसीईआरटी में जो दिया है हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन भी ध्यान रखो कि इसमें भी इसका कुछ रोल होता है। ऑफ कोर्स होगा ना बेटा, बीएमआर कंट्रोल कर रहा है तो ऑस्मो रेगुलेशन तो कर ही रहा होगा। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, फिर से याद करो, अपनी बॉडी में कितने पानी में कितना नमक, कितना आयन, कितना सॉल्ट रहना है, ये सब कुछ रेगुलेट करना कि मुझे बॉडी के अंदर इतने वॉल्यूम में इतनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। और बेटा एक और इंपॉर्टेंट काम ये जो थायराइड हार्मोन्स करते हैं, दैट इज दे हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग में आपको पता है मेटामॉर्फोसिस होती है। पहले छोटू टेडपोल होता है, टेडपोल जो लार्वा होता है टेडपोल, वो एडल्ट फ्रॉग बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से एडल्ट बनने के प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो कि टेडपोल से फ्रॉग बनता है। तो उसमें जो चेंजेस होते हैं उसमें थायरॉक्सिन हेल्प करता है, ठीक है। ये आपने फंक्शन किए इस वाले हार्मोन्स के। अब आते हैं बेटा कैल्सीटोनिन के फंक्शन पे, जिसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, आपको समझना है, ठीक है। कैल्सीटोनिन देखो क्या करता है, दो चीजें बनाते हैं अपन। एक दूसरी स्लाइड लेते हैं, आ जाओ। दो चीजें बनाते हैं बेटा, एक तो हमने बना ली ये बोन, ठीक है, ये हमने बना ली बोन। बोन में आपको पता है कैल्शियम जमा होता है, यहाँ पे कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। और एक हमने बना लिया बेटा ब्लड वेसल बना ली, ठीक है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो गया। दो चीजें बनाई। अब देखो, तुमने खाने में बड़ा सारा कैल्शियम खाया, मिल्क लिया, कैल्शियम इनटेक बढ़ाया अपना, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो के कहाँ आ गया बेटा, ब्लड में आ गया। तुमने जो भी कैल्शियम खाया वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया। अब ब्लड में एक्स्ट्रा कैल्शियम घूम रहा है, इसका क्या करें। कहते हैं ना, अगर बोन्स में पेन हो रहा है तो रोज रात में 1 गिलास दूध पी के सोए, उससे कैल्शियम बढ़ेगा, बोन में कैल्शियम की कमी हो गई होगी, डॉक्टर सेशे देते हैं कैल्सिट्रायोल का पीने के लिए। उन सब में क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाओगे बेटा तो इस एक्स्ट्रा कैल्शियम को बॉडी क्या करेगी, बोन के अंदर भेज देगी। बोले बोन में बहुत जगह है कैल्शियम की, मैं वहां भेज देती हूँ। अब इसको पकड़ के यहां से यहां कौन लेके जाएगा बेटा, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन या टीसीटी या टीसीएच कुछ भी लिखा हो, वो क्या करता है, ब्लड से बोन में लेके जाता है कैल्शियम को। यानी बेटा इस हार्मोन ने किया क्या, इस हार्मोन ने ब्लड में से कैल्शियम को कम किया। ध्यान से सुनो, इस हार्मोन ने ब्लड में से कैल्शियम को कम किया और बोन में बढ़ाया, बोन में बढ़ाया। इसीलिए कैल्सीटोनिन क्या हो गया बेटा, एक तो हाइपोकैल्सेमिक हो गया। हाइपो मतलब कम, क्या कम करना, कैल्शियम को कम करना। ब्लड के कॉन्टेक्स्ट में, ब्लड के कॉन्टेक्स्ट में ये जो हाइपर बताया जाता है बेटा, वो ब्लड के कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है। तो ब्लड में से तो कम किया तो आप इसको क्या बुलाओगे, हाइपोकैल्सेमिक। और बोन में बढ़ाया, बोन में बढ़ाया तो क्या कहोगे कि मिनरलाइजेशन ऑफ बोन कर रहा है। क्या कर रहा है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, यानी बोन में मिनरल्स को बढ़ा रहा है। सिंपल, दो काम कर रहा है, ब्लड में से कैल्शियम को कम कर रहा है, लिखते जाओ, ब्लड कैल्शियम को कम कर रहा है, इसलिए कह दिया हाइपोकैल्सेमिक। हाइपो मतलब कम, कैल्सेमिक फॉर कैल्शियम। और मिनरलाइजेशन ऑफ बोन कर रहा है, मतलब बोन में बेटा कैल्शियम को बढ़ा रहा है, ठीक है। दोनों बातें क्लियर हो गई। तो कैल्सीटोनिन ये काम कर रहा है, बस इसी को आपको यहां लिखना है। क्या क्या लिखना है यहाँ पे देखो, कैल्सीटोनिन इज हाइपोकैल्सेमिक। कैल्सीटोनिन इज हाइपोकैल्सेमिक, यानी कि बेटा ये ब्लड के कैल्शियम को कम करता है, हाइपो मतलब कम। और बेटा इट इज डूइंग मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बोन को मिनरलाइज कर रहा है, उसमें कैल्शियम भर रहा है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। तो ये दो बातें आपने सीखी कैल्सीटोनिन के बारे में, ठीक है। दिस इज अबाउट द थायराइड ग्लैंड। अब हम देखते हैं कि पैराथायराइड से ये चीजें कैसे लिंक्ड है। आओ, अब ये डायग्राम आपको और मॉडिफाई करवाऊंगी मैं। पैराथायराइड सीखो पहले।
जो आगे का व्यू तुमने देखा था ना, ऊपर लैरिंग्स, नीचे ट्रैकिया, आगे से थायराइड ग्लैंड आपस में हिस्थमस से जुड़े हुए थे। अब तुम डॉर्सल व्यू देख रहे हो, दिस इज डॉर्सल व्यू, ये बैक व्यू है, पीछे का व्यू है। पीछे से तुमने देखा वही जो आगे जो दो लोब्स थे ना, पीछे में वही दिख रहे हैं ये थायराइड के, ये थायराइड है बेटा, ये थायराइड का टिश्यू है, थायराइड का टिश्यू है। और उसके ऊपर तुमको ये दिखाई दे रहे हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड लगे हुए हैं 4, ठीक है। यानी ये डॉर्सल व्यू में जब हमने देखा तो हमको थायराइड का जो पीछे हिस्सा आया था उसी के ऊपर 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड चिपके हुए दिखाई दिए, ठीक। तो यानी कि बेटा ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ट्रैकिया के अराउंड, थायराइड के ऊपर। और कितने लोब्स हैं इसके, 4 लोब्स हैं। किस व्यू में दिखेंगे, सीन इन डॉर्सल व्यू, पीछे के व्यू में दिखेंगे, बैक व्यू में दिखेंगे, ठीक है। डॉर्सल व्यू में हमको 4 लोब्स दिखे जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड के थे। अब ये पैराथायरॉइड ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये भी हार्मोन निकालेगा और ब्लड के अंदर डाल देगा, हार्मोन को ब्लड के अंदर डाल देगा, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है बेटा, ये निकालता है एक हार्मोन जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। क्या नाम है, पैराथॉर्मोन। पैराथायरॉइड ग्लैंड निकालता है पैराथॉर्मोन, ठीक। पैराथॉर्मोन को आप लिखते हो PTH, क्या लिखते हो, PTH, पैराथॉर्मोन, PTH। अब ये PTH क्या करता है, ये इसके साथ मिलके काम करता है कैल्सिटोनिन के। समझना बेटा, थायराइड और पैराथायराइड का रिलेशन समझना। एक ने तो क्या किया, ब्लड में तुम्हारे कैल्शियम एक्स्ट्रा हुआ तो ले जाके बोन में डाल दिया, लेकिन अभी तुमको बताया कि अपने ब्लड ने फिक्स कर रखा है कि इतना कैल्शियम तो मुझे चाहिए जो घूमता रहेगा, एक्स्ट्रा होगा तो मैं बोन में दे दूंगा और नहीं होगा तो मैं बोन से चुरा लूंगा। हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि मेरे ब्लड में इतना कैल्शियम मेंटेन रहे। उसके लिए बेटा कैल्सिटोनिन ने तो यहां से यहां कैल्शियम पहुंचाया, और अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो यहां से चुरा के यहां पे लेके आएगा पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन। तो पैराथॉर्मोन जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से आता है, वो क्या करता है, बोन में कैल्शियम को कम करता है और ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, ठीक है। अब ब्लड में कैल्शियम बढ़ा रहा है तो इसको क्या बोलोगे, हाइपर कैल्सियमिक, क्योंकि हाइपर वर्ड हम ब्लड के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक, और हाइपर के आगे तुमने लगा दिया कैल्सियमिक, तो कैल्शियम ज्यादा। कहां पे ज्यादा बेटा, ब्लड में। ब्लड में कैल्शियम ज्यादा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पैराथॉर्मोन की है। और ब्लड में कैल्शियम ज्यादा करने के लिए इसने चुराया कहां से, बोन से। यानी बेटा पैराथॉर्मोन ने किया है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, यानी कि बोन में से मिनरल चुरा लिए, यानी कि बेटा बोन में से कैल्शियम कम कर दिया, जो सॉल्ट्स बने हुए थे उसमें से कैल्शियम कम कर दिया था। तो बोन में बेटा, बोन से आप वो चीज चुरा रहे हो तो क्या होगा, बोन रिसॉर्प्शन, इसी को कहते हैं बोन रिसॉर्प्शन। बोन रिसॉर्प्शन वर्ड आपके एनसीईआरटी में दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो बोन रिसॉर्प्शन कौन करता है, उसको कमजोर कौन बनाता है, पैराथॉर्मोन, ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअल में बेटा रेगुलेशन करते रहते हैं कैल्शियम का। यानी कि आप कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन के लिए लिख सकते हो कि ये कैल्शियम रेगुलेशन में इन्वॉल्व हैं, कैल्शियम रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। यानी कि कैल्सिटोनिन में भी एक फंक्शन क्या हो जाएगा, इट परफॉर्म्स द रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम को चेक करता रहता है। और कैसे रेगुलेट करता है, जब ब्लड कैल्शियम ज्यादा हो गया हो तो बोन में डाल के रेगुलेट करता है। और वैसे ही बेटा आपका पैराथॉर्मोन भी क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम। और ये कैसे रेगुलेट करता है, अगर ब्लड में कम हो जाए तो बोन में से चुरा के लेके आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है,
जो अभी आपने सीखा वही लिख रहे हैं। ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है, ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है, इसलिए आपने इसको क्या बोला, हाइपर कैल्सिमिक, हाइपर कैल्सिमिक बोला, ठीक है। ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है, हाइपर कैल्सिमिक हो गया। साथ ही साथ क्या कर रहा है, बोन में से चुरा के लेके आ रहा है, तो डीमिनरलाइजेशन यानी कि बोन रीसॉर्प्शन कर रहा है, बोन रीसॉर्प्शन यानी कि बोन में कैल्शियम को कम कर रहा है। और बेटा पैराथॉर्मोन इतना ही नहीं करता, हर मुमकिन कोशिश करता है कि जहां जहां से चुरा सकता हूं ला के ब्लड में डाल दो। इसकी वजह से ये क्या करता है, नेफ्रॉन्स में भी रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है कैल्शियम की। आपको पता है नेफ्रॉन में जो भी फाइनली बच जाएगा वो यूरिन से बाहर हो जाएगा। तो ये क्या करता है, कैल्शियम को यूरिन में नहीं जाने देता, कहता है कि ये अपना जो कैल्शियम है ये ब्लड में ऑलरेडी कम है, मैं वहां से भी चुरा के ब्लड में डाल दूंगा। तो ये कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है फ्रॉम नेफ्रॉन्स, यूरिन में नहीं जाने देता कैल्शियम को, नेफ्रॉन्स में से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा के ब्लड में फेंक देता है। तो देखो बोन में से ब्लड में फेंका, नेफ्रॉन्स में से ब्लड में फेंका, यूरिन में नहीं जाने दिया। और उसके अलावा बेटा अनडाइजेस्टेड फूड, हमारा जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है, जो फीकल मैटर के फॉर्म में रिमूव होता है बॉडी से, उसमें भी अगर कैल्शियम रह गया है तो इसको फीकल मैटर में नहीं जाने देगा, उसको भी रीअब्जॉर्ब करा के ब्लड में डाल देगा। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। तो ना फीकल मैटर में जाने देगा, ब्लड में डाल देगा, फीकल मैटर में से चुरा के, नेफ्रॉन्स से चुरा के यूरिन में नहीं जाने देगा, ब्लड में डाल देगा, और बोन में से चुरा के ब्लड में डाल देगा। तो ये हर मुमकिन कोशिश करता है कि ये ब्लड कैल्शियम को बढ़ाए और कैल्शियम का ब्लड में कितना परसेंटेज होना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए, उसको रेगुलेट करे, ठीक है। यानी कि बेटा अब आप क्या कह सकते हो, अब आप कह सकते हो दैट कैल्सीटोनिन इज एंटागोनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन। एंटागोनिस्टिक हो मतलब होता है बेटा अपोजिट, मतलब अपोजिट। तो दोनों अपोजिट ही तो काम कर रहे हैं एक दूसरे के। अगर तुमसे पूछा जाए रेगुलेशन कौन कौन कर रहा है, रेगुलेशन मतलब कुछ ठीक करना, तो वो तो कैल्सीटोनिन भी कर रहा है, वो तो पैराथॉर्मोन भी कर रहा है। किसका रेगुलेशन कर रहे हैं, ब्लड कैल्शियम का, कि ब्लड में कितना कैल्शियम है उसका रेगुलेशन कर रहे हैं। तो कैल्सीटोनिन भी कर रहा है, पैराथॉर्मोन भी कर रहा है, पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, एंटी काम कर रहे हैं, ठीक है। एंटागोनिस्टिक के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा पेपर में, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। अब यहीं पे सारा कुछ एक बार ही लिख लेते हैं जिससे आपको रिवाइज भी हो जाए। कैल्सीटोनिन को आप क्या बुलाते हो, थायरोकैल्सीटोनिन। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, TCT या फिर TCH। पैराथॉर्मोन को क्या लिख सकते हो, PTH। तो ध्यान रखना PTH, TCH, TCT इन सब में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए आपको ऐसे टैबुलर फॉर्म में लिख के दे रही हो। और ये दोनों के एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। ये कहां से आया है बेटा, ये थायराइड ग्लैंड से आया है, थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड की पैराफॉलिक्यूलर सेल्स से, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स को ही और क्या बुलाते हैं, सी सेल्स बुलाते हैं, ठीक है। और ये कहां से आया है बेटा, ये आया है पैराथायरॉइड ग्लैंड से, पैराथायरॉइड ग्लैंड से आया है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की सी सेल्स यानी कि पैराफॉलिक्यूलर सेल्स ने निकाला है कैल्सीटोनिन यानी कि थायरोकैल्सीटोनिन, जो कि क्या काम कर रही है, ब्लड कैल्शियम को कम कर रही है, यानी कि हाइपोकैल्सिमिक है, हाइपोकैल्सिमिक है। तुमने बस एक ही चीज याद रखनी है, अगर तुमने हाइपर याद रखा तो बोन में तुम अपने आप बता सकते हो। अगर तुमको पता है कि ये ब्लड कैल्शियम को कम कर रहा है मतलब बोन में बढ़ा रहा है, उसका मिनरलाइजेशन कर रहा है। वैसे ही अगर तुमको पता है पैराथायरॉइड ग्लैंड के पैराथॉर्मोन ने ब्लड कैल्शियम को बढ़ाया है, ब्लड कैल्शियम को बढ़ाया है मतलब हाइपर कैल्सिमिक है। अगर हाइपर कैल्सिमिक है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा है मतलब बोन में से कम कर रहा है, उसका डीमिनरलाइजेशन कर रहा है। तो तुम बस एक चीज याद रखो, दूसरी तुम अपने आप लगा दोगे अपोजिट में, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, अपोजिट को कहते हैं बेटा एंटागोनिस्टिक,
एंटागोनिस्टिक। सो कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन आर एंटागोनिस्टिक। ये थायराइड से, ये पैराथायराइड से, ये हाइपोकैल्सिमिक, ये हाइपरकैल्सिमिक। ये करेगा आपका मिनरलाइजेशन, ये कर देगा डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। ठीक है, इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछे बेटा, देखो समझना बात को, है ना, इसका क्या काम है? ब्लड में से कैल्शियम को कम करना और बोन में भेज देना। बेटा ब्लड में से कैल्शियम को कब कम करने के लिए आएगा? जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो अगर ब्लड कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो उसको कम करने के लिए आएगा कैल्सिटोनिन, और ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने के लिए आएगा पैराथॉर्मोन। ठीक है, तो ब्लड कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो कैल्सिटोनिन ने आके उसको कम कर दिया बोन में भेज के, और ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए, मान लो हमने कैल्शियम इनटेक अपना ठीक नहीं रखा, कैल्शियम नहीं जा रहा है बॉडी में, तो पैराथॉर्मोन ब्लड में बढ़ जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन निकाल देगा, और पैराथॉर्मोन आके बोन में से लाके बढ़ा देगा ब्लड में कैल्शियम, जो कि आपको इस डायग्राम से क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, दिस वन। ठीक है, अब आप ध्यान रखना कि आपको दोनों हार्मोन्स को ही किस में बोलना है? दोनों को ही बोलना है आपको रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम में। रेगुलेशन तो दोनों कर रहे हैं, सो रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम पूछेगा, उसमें दोनों का नाम आएगा। एक कैल्शियम को ब्लड में बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है। रेगुलेशन में ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, जो आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें एनसीईआरटी बेस्ड है और सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबाउट द बटरफ्लाई शेप, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, अबाउट द सिस्टमस, अबाउट दिस वेंट्रल व्यू ऑफ थायराइड ग्लैंड, देन अबाउट दी सी सेल्स। ये सारे नाम कंफ्यूज करने वाले, इधर 4 सी सेल, पैराफॉलिक्यूलर, ये हार्मोन के फंक्शन, जिसमें आरबीसी प्रोडक्शन, अभी आगे आप और भी हार्मोन सीखोगे जो आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो वहां पे आपको मेरी हेल्प करनी है। और ये हार्मोन का नाम ध्यान रखना है कि हाँ मैम ये हार्मोन हमने पढ़े थे जो थायराइड, जो अपने आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस वाला फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। बीएमआर इन जनरल आपको ध्यान रखना है कि थायराइड हार्मोन्स बढ़ाते हैं। देन दिस थिंग जो कि आपने इस डायग्राम में सीखी है एक साथ। अब बच्चे गलती सिर्फ एक ही करते हैं, याद तो सारा कुछ कर लिया और एग्जाम में इसको अपोजिट कराते हैं, तो वो गलती हमने नहीं करनी है बेटा। ठीक है, सारे नाम अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड, इसके 4 लोब्स होते हैं, डॉर्सल व्यू में हमको दिख रहा है, और ये फंक्शन होते हैं। बेटा जब हमको पता है ये वाली चीज अच्छे से, जब हमको पता है कि हमको इसी में कंफ्यूज किया जाएगा तो गलती क्यों करनी? जब हमको पता है यही क्वेश्चन आएगा और जब हमको ये भी पता है कि यहीं पे कंफ्यूज किया जाएगा तो गलती करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो हमारी बेवकूफी हो गई। सब यही याद कर रहे हैं और जो सिलेक्शन मिलेगा जिसको, उसी को मिलेगा जिसने इसको अच्छे से ध्यान करके याद किया कि ये चीज अपोजिट करी जा सकती है, मुझे अपोजिट नहीं करनी। अब तुम कैसे इस गलती से बच सकते हो? लिख लिख के याद किया करो बेटा। 1000 बार तुम्हें कहती हूँ लिख लिख के याद किया करो। जब याद हो जाए लिख लिख के तो रैंडमली कभी बैठे हो आराम से एक पेपर निकालो और लिख के देखो तुमने सही लिखा कि नहीं। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद तुम्हें सेम चीज याद है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत उसको रेक्टिफाई करो। गलती हो गई और तुरंत रेक्टिफाई करोगे तो भूलोगे नहीं, और सही लिखा है तो श्योर हो जाओगे कि हाँ अच्छे से ये चीज याद है जो कंफ्यूज की जा सकती है। इसको आप फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में बना के भी अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बेटा थाइमस ग्लैंड पे। अगला ग्लैंड लेते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तुमने एनसीईआरटी का जो डायग्राम देखा था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि एक ट्रैकिया सी बनी हुई है, ऊपर में एक ग्लैंड रखा हुआ है, नीचे में एक ग्लैंड रखा हुआ है। ठीक है, तो वो ऊपर जो रखा था वो तो थायराइड पैराथायराइड वाला हो गया, और जो नीचे रखा था वो कौन सा हो गया बेटा? थाइमस ग्लैंड हो गया। तो ये थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? देखो ये जो रही ट्रैकिया के यहाँ पे नीचे हमको दिख रहा है ट्रैकिया। अब तो ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाएगी तो हमको यहाँ पे थाइमस ग्लैंड दिख रहा है। ठीक है, अब हम बनाते हैं कि ये थाइमस ग्लैंड कहाँ है, क्या करता है। सबसे पहली बात बेटा, थाइमस ग्लैंड आपके थोरैसिक कैविटी में ही होता है। थोरैसिक कैविटी, ऊपर वाली कैविटी में ही होता है। कहाँ पे होता है बेटा? बिटवीन लंग्स के बीच में होता है। लंग्स के बीच में कौन सी जगह होती है बेटा? मीडिया स्टीनम।
तुमने पढ़ा है ये हार्ट में मीडियास्टिनम, वहां पे ये थाइमस ग्लैंड रखा होता है। अब ये थाइमस ग्लैंड रखा कहाँ है? बीच में तो हार्ट है, हार्ट है, तो हार्ट के आगे रखा है, पीछे रखा है, कैसे प्रेजेंट है? देखो बेटा, आगे ये तो पड़ी अपनी स्टर्नम, बीच में जो बोन है स्टर्नम है। तो ये जो थाइमस होता है, ध्यान से समझना, एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और अगेन ये आप अपोजिट आंसर कर सकते हो, इसलिए ध्यान से सीखो। सबसे आगे बेटा ये अपनी बोन है, कौन सी? स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे रखा है थाइमस। ऑफ कोर्स सबसे आगे तो स्टर्नम है, तो इसके पीछे ही रखा होगा आपका थाइमस ग्लैंड। तो स्टर्नम के पीछे रखा है बेटा थाइमस ग्लैंड, और उसके पीछे है हार्ट की एओर्टा। देखो बना के बता रही हूं तुम्हें, ध्यान से समझना। ये क्या है बेटा? हार्ट है, हार्ट से एओर्टा निकल रही है, मीडियास्टिनम में हार्ट रखा है, उससे एओर्टा निकल रही है। एओर्टा के ऊपर रखा है यहाँ पे थाइमस ग्लैंड। तो कहाँ हो गया? एओर्टा के आगे हो गया, एओर्टा के आगे हो गया। और इसके ऊपर रखा हुआ है बेटा स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है, मान लो ये स्टर्नम है। तो स्टर्नम के पीछे हो गया, यानी थाइमस की जगह क्या है बेटा? एओर्टा के आगे और स्टर्नम के पीछे। तो आप क्या लिखोगे इसको? एनसीईआरटी में जाके पढ़ना, आपको मिलेगा। पहला तो आप बोलोगे वेंट्रल टू एओर्टा, एओर्टा के आगे, ठीक है, एंड डॉर्सल टू स्टर्नम, डॉर्सल टू स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, एओर्टा के आगे और स्टर्नम के पीछे। तो आगे से आपने देखा तो स्टर्नम, फिर थाइमस, फिर एओर्टा आपको मिलेगी, ठीक है, और ये रही उसकी जगह। तो ये तो हो गया अबाउट द लोकेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड। अब करते हैं कि थाइमस क्या काम करता है, वो कौन से हार्मोन निकालता है, ठीक है, आ जाओ। थाइमस एक हार्मोन निकालता है बेटा जिसका नाम है थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन निकालता है। अब ये थाइमोसिन हार्मोन करता क्या है? थाइमोसिन हार्मोन मेजरली हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसके लिए पहले हम थोड़ा सा बी सेल और टी सेल के बारे में रिवाइज करते हैं, जो हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है ब्लड सेल्स में, ठीक है, पर हम एक बार रिवाइज करते हैं उसको। आ जाओ। आपको पता है बेटा, आपके पास एक बी सेल होती है, बी लिम्फोसाइट, एक टी सेल होती है, टी लिम्फोसाइट, है ना। हम करते हैं कि WBC एक टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। WBC को हम डिवाइड करते हैं ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट में हम करते हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में हम करते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। हम उस बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरल तो हमें पता है WBC हमको इम्यूनिटी देता है, पर उसमें से जो लिम्फोसाइट होता है वो मेजरली इम्यूनिटी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कैसे इम्यूनिटी देते हैं वो याद करो बेटा। हमको पता है ये इन सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? बोन मैरो में होती है, व्हाइट ब्लड सेल की। तो जब ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, व्हाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है, तो लिम्फोसाइट भी वही बन रहे हैं, यानी बी और टी लिम्फोसाइट भी वही बन रहे हैं। तो इनकी फॉर्मेशन कहाँ हुई बेटा? इसकी भी बोन मैरो में और इसकी भी बोन मैरो में, यानी बी सेल और टी सेल बने कहाँ? बोन मैरो में बने, बन गए। बनने के बाद ये बड़े कहाँ हुए? इनको मैच्योर कहाँ पे किया गया? इनको काम कहाँ पे सिखाया गया? बेटा बी सेल तो बोन मैरो में बनने के बाद वहीं पे मैच्योर होके बाहर निकलता है, बोन मैरो में ही मैच्योर भी हो जाता है। लेकिन टी सेल बेटा बनता तो बोन मैरो में है, पर वहां से निकल के आ जाता है थाइमस ग्लैंड के पास, थाइमस ग्लैंड के पास, और थाइमस में इसकी मैच्योरेशन होती है, ठीक है। क्योंकि इसकी मैच्योरेशन थाइमस में हो रही है, थाइमस के पास ऐसा क्या है? थाइमोसिन है। इस थाइमस ग्लैंड का हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन, कौन सा हार्मोन निकालता है? थाइमोसिन। थाइमोसिन के पास आता है टी सेल, बोन मैरो में बन के आ जाता है थाइमस के पास, और थाइमोसिन हार्मोन जो यहां से निकलता है वो उसकी मैच्योरेशन में हेल्प करता है। इसीलिए पहली बात, हम थाइमस को कहते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी सेल। थाइमस को हम क्या बुलाते हैं?
ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी सेल, यहीं पे उसकी ट्रेनिंग हो रही है, यहीं पे आके उसने काम सीखा है। यहाँ पे थाइमस क्या करेगा, टी सेल को काम करना सिखाएगा, जो काम करना नहीं सीखेगा उसको वहीं पे खत्म कर देगा। मान लो टी सेल का काम है बाहर से कोई जनता है उसको मारना, तो ये अपनी सेल को मारने लग जाए, ऐसा काम सीख गया तो उसको वहीं डिस्कार्ड कर देगा, बॉडी में ब्लड में नहीं जाने देगा कि ये तो अपनी सेल्स को मार देगा। तो उसकी पूरी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, थाइमस में होती है, पहली बात। ठीक, अब आओ नेक्स्ट बात पे, थाइमस थाइमोसिन हो गया। अब फंक्शन पे आओ बेटा, इन दोनों के फंक्शन पे। बेटा बाहर से कोई एंटीजन आए, बाहर से कोई पैथोजन आए, बाहर से कोई उड़ता परिंदा आए हमको अटैक करने के लिए, तो बी सेल क्या करता है, बी सेल डिवाइड कर जाता है प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में। मेमोरी सेल का काम तो है उस वाली बीमारी का, उस वाले एंटीजन की याद रखना कि नेक्स्ट बारी वही सेम ने अटैक किया तो हम प्रिपेयर्ड है। पहली बार के अटैक में दिक्कत होती है ना, अभी चाइना ने एकदम से अटैक कर दिया, वहां पे आर्मी नहीं, तब प्रॉब्लम आएगी। अगली बार तो सब अलर्ट रहेंगे उस जगह पे, उस बॉर्डर पे कि फिर से अटैक हो तो हम प्रिपेयर्ड है। तो वो मेमोरी सेल की वजह से होता है। अब बी सेल क्या करता है, प्लाज्मा सेल से बोलता है एंटीबॉडी बनाने को, जिसको आप इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हो, जो आपने ब्लड सेल्स में सीखा है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से, गामा ग्लोब्यूलिन से बनता है। ठीक, तो एंटीजन आया तो बी सेल घूम रहा था। जैसे इसको पता चला एंटीजन आया है, इसने डिवाइड करके प्लाज्मा सेल बनाया और प्लाज्मा सेल से उस एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी बनवा दी। कहाँ पे बेटा, ब्लड में। और इसीलिए बी सेल ने हमको कैसी इम्यूनिटी दी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल मतलब किसी लिक्विड के थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू इम्यूनिटी दी। तो हमको ह्यूमोरल इम्यूनिटी मिली, जिसमें एंटीबॉडी हमें इम्यूनिटी दे रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है एंटीजन से। ठीक है, ये पहली बात। टी सेल क्या करता है बेटा, टी सेल का फंक्शन होता है, ये सेल खुद ही जाके उसके ऊपर अटैक कर देता है। कोई सामान नहीं निकालता ब्लड में कि अब ये जाएगा एंटीजन को पकड़ने, ये खुद ही जाके उसको पकड़ लेता है टी सेल। तो टी सेल हमको देता है बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें कि सेल खुद ही जाके एंटीजन को खा रही है। तो बी सेल भी एंटीजन को मार रहा है एंटीबॉडी निकाल के, टी सेल तो खुद ही उसको मारने चला जा रहा है। यानी दोनों का काम है बाहर से जो पैथोजन आए, एंटीजन आए, उसको मारना, उसको खत्म करना, हमको इम्यूनिटी देना। और इसीलिए बी सेल और टी सेल यानी कि दोनों लिम्फोसाइट, यानी कि हमारी बॉडी के जो लिम्फोसाइट्स है वो हमको इम्यूनिटी दे रहे। अब इम्यूनिटी में देने में देखो थाइमस का रोल हो गया कि नहीं हो गया। थाइमस के पास था थाइमोसिन, जिसकी हेल्प से ही टी सेल मैच्योर हुआ, तभी जाके वो हमको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, ये ज्यादा बच्चे मिस कर देते हैं, ध्यान से सुनो। अपन ने इसको बना तो दिया, फॉर्मेशन मैच्योरेशन तो बोन मैरो में कर दी बी सेल की, लेकिन बेटा जब इसको एंटीबॉडी बनाना होता है ना, तो ये थाइमोसिन की हेल्प लेता है। थाइमोसिन जो कि ब्लड में घूम रहा है, थाइमोसिन हार्मोन है बेटा, ब्लड में ही तो घूम रहा है। तो थाइमोसिन यानी कि थाइमस ग्लैंड का हार्मोन थाइमोसिन इसके फंक्शन में हेल्प करता है। इसकी तो मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है, इसके बेटा फंक्शन में हेल्प करता है थाइमोसिन, क्योंकि प्लाज्मा सेल ब्लड में बना है, एंटीबॉडी ब्लड में बनने वाला है, और थाइमस का जो हार्मोन है थाइमोसिन वो भी यहाँ पे ब्लड में घूम रहा है, जो उसको हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में। यानी कि मेजरली आप देख रहे हो बेटा, थाइमस के थाइमोसिन का रोल बी सेल के भी किसी ना किसी पार्ट में है, टी सेल के भी किसी ना किसी पार्ट में है, और इसीलिए बेटा हमको इम्यूनिटी देने में बहुत बड़ा रोल होता है थाइमस के थाइमोसिन का। क्या क्या करता है ये थाइमोसिन बेटा, टी सेल के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, और बेटा बी सेल के फंक्शन में भी हेल्प करता है, यानी कि एंटीबॉडी के बनने में भी हेल्प करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और यानी कि बेटा हमको पूरी की पूरी इम्यूनिटी देने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए थाइमस को कहते हैं बेटा थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का सरताज है ये, इसी के पास चेयर है, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी
थाइमस ग्लैंड को कहते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी हमको बी सेल, टी सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट यानी लिम्फोसाइट्स से मिल रही है, जिस दोनों में ही इस थाइमस के थाइमोसिन का रोल है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड के अंदर टी सेल जाएगा, वहां पे थाइमोसिन ही थाइमोसिन है, वहां पे वो उसको मैच्योर करेगा, ट्रेनिंग देगा, इसलिए इसको ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी सेल कहते हैं। बाकी ये बी सेल के फंक्शन में भी हार्मोन है, कहाँ को चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में घूम रहा है, तो जब ब्लड में घूम रहा है तो वहां पे ये बी सेल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, क्योंकि ये दोनों में कोई ना कोई हेल्प कर रहा है। ठीक है, एक और बात जो आपको क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, ये क्या था बेटा कि ये जो बी सेल है वो बोन मैरो में बन रहा है और बोन मैरो में मैच्योर हो रहा है, ये जो टी सेल है वो बन तो बोन मैरो में रहा है पर मैच्योर थाइमस में हो रहा है, तो बनने की जगह तो दोनों की सेम है, बोन मैरो ही होती है, पर मैच्योर होने की जगह बी को याद रखो बोन मैरो से और टी को याद रखो थाइमस से। तो बेटा क्या हुआ था, जब ये सेल्स हमें पता ही नहीं थे कौन सी, हमने इनका नाम रखना था, तो हमने कैसे नाम रखा कि जो वाली सेल थाइमस में मैच्योर हो रही है उसका नाम टी रख दो। लेकिन बेटा अब तुम सोचोगे अच्छा जो वाली सेल बोन मैरो में मैच्योर हो रही है उसका नाम बी रख दो, ऐसा नहीं है, ये बाई चांस से ऐसा हो गया है। टी सेल का नाम तो इसलिए रखा गया है, नेम इसी वजह से रखा हुआ है, पर बी सेल का नाम इसलिए नहीं रखा है कि ये बोन मैरो में मैच्योर होता है, बल्कि इसलिए रखा है क्योंकि बर्ड्स में एक ऑर्गन होता है बर्सा फैब्रिकस, बर्ड्स में एक ऑर्गन होता है बेटा बर्सा फैब्रिकस, लिख लो, बर्ड्स में बर्सा फैब्रिकस होता है, बर्सा फैब्रिकस, और बर्ड्स की बर्सा फैब्रिकस में उनकी बी सेल मैच्योर होती है, तो बर्ड्स से हमको नाम मिल गया था बी। हमने बोला बर्ड्स में जो सेल बर्सा फैब्रिकस में मैच्योर हो रही है उसका नाम बी रख दो, तो हमारे में जो बी सेल मैच्योर हो रही थी बाई चांस से उसका नाम बोन मैरो था, तो बी मिल गया, पर बी नामकरण किसकी वजह से किया गया था, बर्ड्स की बर्सा फैब्रिकस की वजह से, जबकि टी नामकरण किसकी वजह से किया गया था, थाइमस के टी की वजह से। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पूछी जाती है थाइमस ग्लैंड के बारे में। सो आपने आज 3 ग्लैंड्स कंप्लीट किए, थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आप इनके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में से क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख सकते हैं, कहीं दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद द पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनाड्स। टिल देन एवरीवन टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू वेरी सून।